में छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। मान लो ये छोटे 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 ये ढेर सारे मासेज वगैरह होंगे और सारा मिल के ये बड़ा सा मास बन गया है। ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बन गया है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सारे पार्टिकल्स का जो एक सेंटर पॉइंट होता है, कंबाइंड पॉइंट, जैसे बैलेंस पॉइंट होता है, जिसे बैलेंस पॉइंट कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक रॉड हो गया, इस रॉड का एक बैलेंस पॉइंट होगा। किस पॉइंट को पकड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, वो होता है सेंटर ऑफ मास। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक बैलेंस पॉइंट होता है जो कि सेंटर पॉइंट होता है, जिसपे सारे मास का जो वेट होता है, सारे पार्टिकल का मास होता है एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस होता है। तो हो सकता है कि ये सेंटर पॉइंट होता है। बट अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल जो हमारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो मिरर इमेज होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। अब मिरर इमेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से है। इसमें अगर हम एक्स एक्सिस पे एक मिरर रखेंगे, अगर ये इसको मिरर समझेंगे एक्स एक्सिस को, तो ये और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। अगर हम वाई एक्सिस पे कोई मिरर रखते हैं बिल्कुल बीचों बीच, एक मिरर ये है वाई एक्सिस पे, तो ये और ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे। तो जहाँ पे दोनों एक्सिस का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होता है उसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, मान लेते हैं जैसे कि ये हो गया, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। देखा जाए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात अगर करें तो एक्स एक्सिस अगर हम कहीं भी बनाएंगे तो ये पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं है। बट अगर हम वाई एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे तो वाई एक्सिस इसका मिरर इमेज है। तो देखा जाए ये भी एक सिमेट्रिकल है, भले एक एक्सिस पे मिरर इमेज बन रहा है तो भी ये हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। तो जो होता है इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनसाइड द ऑब्जेक्ट, इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज ऐसा होता है। सेंटर ऑफ मास इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। बट जो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब देखा जाए तो ये नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते कैसे हैं। नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ ऐसे बना देते हैं, कुछ भी हम कर देते हैं, ये जिग फॉर्म में हो सकता है इनका सेंटर ऑफ मास इसके ऑब्जेक्ट के बाहर यहाँ पे हो, ये देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से बाहर है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो हम कह नहीं सकते जो नॉन सिमेट्रिकल हैं किस शेप एंड डायमेंशन में है, उनका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, कभी कभी बाहर भी हो सकता है, दोनों होता है। बट हमें पढ़ना क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में, हमारे सिलेबस में ही है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे कि बात करते हैं, एक फार्मूला हम लगाएंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटर है ऐसे पॉइंट। अब इस पूरे सिस्टम में हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे ऐसे जिगजैग में। यहाँ पे ढेर सारे मासेज होंगे, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो छोटे छोटे मास से मिलके बना होगा। ऐसे डॉट 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 ढेर सारे ऑब्जेक्ट होंगे। इसको हम M1, M2, M3, M4, M5, M6 डॉट डॉट Mn, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, और ये डिस्टेंस है R2, ये डिस्टेंस है R3, और ये है R4,
और यहाँ पे है R5 और ये है Rn। एक हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है O, ये रेफरेंस पॉइंट O लिया है। सेंटर ऑफ मास हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉइंट होगा, क्या होगा वो तो हम बात की बात है देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास हमारा पॉइंट होगा M1 R1 प्लस M2 R2 M3 R3 डॉट डॉट Mn Rn अपान M1 M2 M3 डॉट डॉट Mn। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। जो R है ना यहाँ पे, ये तो मास हो गया, जो R है ये जो रेफरेंस पॉइंट हमने O माना है यहाँ पे, वहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे लेंगे, मान लेते हैं अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर ऑब्जेक्ट इसके राइट में है तो प्लस R हम रखेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस R रखेंगे, ऊपर है तो प्लस R रखेंगे और नीचे है तो माइनस R, कुछ ऐसा रखेंगे हम। जो R की वैल्यू है वो साइन के साथ हम लेंगे। अब इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एक y एक्सिस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। या उससे पहले हम यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये एक रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे एक हम ऐसे रखेंगे, एक मास यहाँ पे M1 है और एक मास हमारा यहाँ पे M2 है। ये डिस्टेंस R2 है, यहाँ से डिस्टेंस R1 है। इस सब पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी कि दो मास है यहाँ पे, एक मास ये है, एक मास ये है। अब इसका ये पूरा का पूरा सिस्टम बना लेते हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए, मान लेते हैं एक है यहाँ पे ये कुछ ये M1 और M2। अब यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये कितना होगा, हो सकता है M1 से डिस्टेंस हम निकाल ले या M2 से। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे पहले, जो R होगा हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, पोजीशन, इसका पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा। M1 R1 को हम क्या लिखेंगे, अगर रेफरेंस पॉइंट हम इस साइड में चल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चलेंगे, तो माइनस R1 प्लस M2 माइनस R2, तो ये प्लस R2 अपान M1 प्लस M2। मास में हमारा कोई माइनस नहीं होगा, मास हमारा पॉजिटिव के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा M2 R2 माइनस M1 R1 अपान में M1 प्लस M2। ये R सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगा। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं। एक मास यहाँ सेंटर पे है, एक मास यहाँ पे है, ये हो गया M1। ऐसा करो सारे मास इक्वल हम कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस A है, ये भी मास M है, ये भी मास M है। अब ये पूरा जो सिस्टम बना है चारों मास को मिला के, ये चारों मास को मिला के जो सिस्टम बना हुआ है, ये इसका पूरा सेंटर ऑफ मास क्या होगा। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि अगर इसका कोऑर्डिनेट हम देखें तो ये 0,0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A,0, इसका 0,A, और ये क्या होगा A,A। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास भी होगा वो भी होगा X और Y। बट X और Y की वैल्यू हमें M और A में निकालना है। सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो X हमारा सेंटर ऑफ मास है X एक्सिस का, तो XCOM लिखेंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होता है, M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 M3 प्लस M4। अब हम यहाँ पे रखेंगे M1 की वैल्यू M रखेंगे इंटू X की वैल्यू X सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे X1 होगा, M1 इंटू X1 क्या है 0,
ये m होगा इंटू 0 प्लस ये m और ये x वाला पार्ट ये है a, तो m इंटू a, इसमें रखेंगे m इंटू a अगेन, m इंटू a, और यहाँ पे प्लस m इंटू एक्स वाला पार्ट क्या है 0, डिवाइड बाई m प्लस m यानी कि 4m। अब हम रखेंगे इसको, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ma और ma यानी कि 2ma अपान 4m, तो मेरे हिसाब से बचेगा a/2। तो x पार्ट हमारा होगा जो सेंटर ऑफ मास वो a/2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम y सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 y1 ये रखेंगे, m2 y2 ये रखेंगे, m3 y3 ये रखेंगे, और m4 y4 ये होगा। तो यहाँ पे आप देखो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a अपान में 4m। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा a/2, तो y सेंटर ऑफ मास a/2, यानी कि जो x और y का कोऑर्डिनेट आया है a/2 कामा a/2, ये बनेगा सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, एक ये हो गया, ये है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे, ए डिस्टेंस यहाँ पे, ए डिस्टेंस यहाँ पे है, सेम मास यहाँ पे है, सेम मास यहाँ पे है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर है, इसमें केवल एक ही कोऑर्डिनेट है, ये लीनियर चल रहा है, लीनियर है, तो केवल इसमें एक एक्सिस होगा, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास हम पार्ट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, अगर रेफरेंस पॉइंट हम ये मानते हैं तो ये वाला मास इस पॉइंट से निगेटिव डायरेक्शन में है, ये वाला मास इस पॉइंट से निगेटिव डायरेक्शन में है, तो m इंटू माइनस ए प्लस ये वाला मास इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, m इंटू ए अपान में m प्लस m, ये हो गया माइनस m a प्लस m a अपान में 2m बराबर 0। तो x सेंटर ऑफ मास 0 का मतलब इसी पॉइंट पे आ गया, ये 0 पॉइंट है ये, तो यही होगा x सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालने का ये बेसिक्स फार्मूला है, इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें साइड ए है, यहाँ पे मास m है, तीनों कॉर्नर पे मास इक्वल है और साइड सबका इक्वल है, सेंटर ऑफ मास ये है। हमें यहाँ पे पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको लग रहा होगा बिल्कुल ये पॉइंट है यहाँ पे, तो बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा क्या होगा। यहाँ पे देखा जाए तो x और y दो एक्सिस मिलने चाहिए, तो x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास हमें दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये किसी एक को हमें ओरिजिन यहाँ पे लेना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट को हमें ओरिजिन लेना पड़ेगा, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे सब क्या हो गया। मान लेते हैं ये एक्सिस जो है, ये पॉइंट, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेते हैं, और इसको हम पूरा ये इसी लाइन को एक्स बना लेते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये हमारा बन गया 0,0 ओरिजिन, तो ये क्या बन जाएगा a,0। अच्छा ये क्या बनेगा, अब इसका x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक होगा और y एक्सिस ये वाला पार्ट होगा। तो x एक्सिस ये हो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक a है तो ये आधा पार्ट होगा, अगर इसके इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा, तो ये होगा a/2। तो इसका x वाला कोऑर्डिनेट होगा a/2 और y वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब देखा जाए तो ये a/2 हो गया और ये पूरा का पूरा a है हाइपोटेनियस, तो ये हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं p का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये है a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4
तो ये बच जाएगा 3a² अंडर रूट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि a/2 √3। तो इसका ये वाला y एक्सिस होगा a/2 √3। तो जो ये वाला m है इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया a/2 a/2 √3। अब तीनों मासेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, दोनों x एक्सिस y एक्सिस। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास इस पूरे सेंटर का। तो x निकालेंगे XCOM, m1 इंटू x1, m1 इंटू x1 ये वाला पार्ट होगा इंटू 0, प्लस m2 इंटू x2 ये होगा m इंटू a, प्लस m3 इंटू x3 ये वाला पार्ट a/2 अपान में m प्लस m 3m ये वाला 0 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 ma डिवाइड बाई 3m, m से m कैंसिल 2/2 ये आ जाएगा a/2। तो x का जो सेंटर ऑफ मास आया है a/2, ठीक है, यानी इसी लाइन पे है। तो इसका x कोऑर्डिनेट चाहे यहाँ कहीं भी हो, बट इसका x कोऑर्डिनेट a/2 ही होगा। इसका y कोऑर्डिनेट हम देखते हैं क्या होगा। y सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m पहला वाला मास इज टू इसका y कोऑर्डिनेट ये भी 0 है, और दूसरा मास ये है इनटू इसका y कोऑर्डिनेट ये भी 0 है, प्लस तीसरा मास m और इसका y कोऑर्डिनेट ये है m इंटू a √3/2 अपान 3m। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये दोनों 0 हो गए, यहाँ पे बच गया √3/2 ma अपान में 3m। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, a/2 √3 मेरे हिसाब से आएगा a/2 √3। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो आ गया, y सेंटर ऑफ मास a/2 √3। तो यहाँ पे एक बचेगा a/2 √3। ये हो गया सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का।